Hello everyone. In this video, we are going to see important news snippets from The Hindu dated 17th of June 2026. आर्टिकल GS1 से लेंगे, मॉनसून से रिलेट करेंगे। इंडिया में 35% रेनफॉल कम रिकॉर्ड हुई है। इसका रीजन क्या है? सुपर एल नीनो। एल नीनो वी नो क्या होगा? सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक में वार्म टेम्परेचर्स होंगे। एंड सुपर एल नीनो क्या होगा? सुपर एनीथिंग अटैच टू समथिंग, लाइक अगर हम एक ऐसा सुपर अटैच कर रहे हैं एल नीनो को, तो मतलब ये कुछ डबल होगा। तो वैसे ही है एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फेज ऑफ एल नीनो क्लाइमेटिक पैटर्न नोटिस्ड इन पैसिफिक ओशन। और कुछ नहीं है, ये कीवर्ड है विच वी कैन यूज इन क्लाइमेट चेंज, वी कैन यूज इन एग्रीकल्चर। आर्टिकल हम GS2 से देखेंगे, पॉलिटी से देखेंगे, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में है। कंटेक्स्ट क्या है? 20 तृणमूल कांग्रेस MPs ने ज्वाइन कर लिया है कांग्रेस को। अब एंटी डिफेक्शन लॉ इसमें आ जाता है। पहले हम एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में कुछ बैकग्राउंड देख लेते हैं। इसको ऐड कब किया गया था? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसके साथ ऐड किया था? 10th शेड्यूल आया था साथ में। एम क्या था? स्टॉप पॉलिटिकल डिफेक्शंस। आयाराम गयाराम फिनोमिना चल रहा था, उसको कर्व करने के लिए हम ये लेकर आए। ग्राउंड्स क्या है डिफेक्शन की? वॉलेंट्री, अगर किसी ने पार्टी को लीव कर दिया है, वोट कर दिया है विप के अगेंस्ट आके। विप क्या है? इनफॉर्मल टीच जो बताती है कि आपको कैसे पार्लियामेंट में रिएक्ट करना है, आपको हमारे फेवर में जाना है, कब आप वोट अपनी मर्जी से कर सकते हो, कब वोट आपको पार्टी की लाइंस में रह के करना है। अगर आप विदाउट परमिशन अपनी वोट को चेंज कर देते हो तब भी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। अब मुझे बताओ एंटी डिफेक्शन में और कौन सी है? रिकॉल करो कि और कौन सी डिस्क्वालिफिकेशन है। ओरिजिनली देयर वाज अ एक्सेप्शन ऑफ स्प्लिट प्रोविजन। पैरा 3 में था 1/3 मेंबर्स कुड स्प्लिट विदाउट डिस्क्वालिफिकेशन। 1/3 मेंबर लेकिन बहुत थोड़े हो जाते हैं, तो इससे क्या देखा गया? बार बार बहुत सारे लोग स्प्लिट करके अलग हो रहे थे पार्टी से। तो इसको कर्व करने के लिए हम 91st CAA लेकर आए, जिसमें हमने 1/3 मेंबर्स की जगह 2/3 कर दिया, ज्यादा कर दिए। मर्जर ले आए। अब हम स्प्लिट नहीं कर सकते, आप तोड़ के एक पार्टी को नहीं जा सकते, आप मर्ज कर सकते हो दूसरी पार्टी के साथ। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है। जब हम पैरा 4 ऑफ 10th शेड्यूल पढ़ते हैं, उसकी ओरिजिनल वर्डिंग्स क्या है? The original political party merges with another party and 2/3 of legislators agree। मतलब ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी बोल रही है कि मुझे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मर्ज होना है, और उसके 2/3 लेजिस्लेटर्स एग्री भी कर रहे हैं इस चीज को। लेकिन हमने कुछ केसेस देखे अभी रिसेंटली, पूरी पार्टी तो मर्ज ही नहीं हो रही है, कुछ लोग मर्ज हो रहे हैं। जैसे शिवसेना केस में भी हमने देखा, गोवा कांग्रेस केस में भी देखा, राजस्थान केस में भी देखा। तो इससे प्रॉब्लम आई कि पॉलिटिकल पार्टी और लेजिस्लेटर पार्टी में डिफरेंस। पॉलिटिकल पार्टी क्या है? पूरी की पूरी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी होती है। लेजिस्लेटर पार्टी कौन सी होगी? जो MPs, जो इलेक्टेड MPs एंड MLAs हैं उस पार्टी के, उसको हम बोलते हैं लेजिस्लेचर पार्टी। मतलब जो लेजिस्लेचर में बैठे हुए हैं वो मेंबर्स क्या होंगे? लेजिस्लेचर मेंबर्स। और उसमें कौन आएगा? MPs या MLAs। रिसेंटली जितने केसेस देखें उसमें मिसयूज हो रहा है मर्जर प्रोविजन का, क्योंकि लेजिस्लेचर पार्टीज मर्ज कर रही हैं, ना कि पॉलिटिकल पार्टी। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि ओरिजिनली हमने यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी के बारे में मेंशन किया हुआ है, लेकिन कर लेजिस्लेचर पार्टी कर रही है। तो अब ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। देखो, लॉ अलाउज मर्जर ऑफ ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी, बट अनक्लियर है लेजिस्लेचर पार्टी, उसमें से कुछ MPs जा सकते हैं अपने आप। ये कुछ हमें पता ही नहीं चल रहा कि ये हो क्या रहा है। देन हमारे पास रोल ऑफ स्पीकर आता है। स्पीकर का क्या रोल है? डिसाइड करना डिफेक्शन के ऊपर, डिसीजन देना। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? डिलेज होती हैं, बायस, पॉलिटिकल बायस को ये अपहेल्ड करता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था? केशव मेघाचंद्र केस 2020 में बोला था दैट वी नीड इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल इंस्टेड ऑफ स्पीकर टू डिसाइड अपॉन डिफेक्शंस। अब रिफॉर्म्स हमें क्या चाहिए? रिफॉर्म्स चाहिए कि पहले तो आप क्लैरिफाई करो कि मर्जर क्या है, ये रूल क्या है, कौन मर्ज कर सकता है? ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है या लेजिस्लेचर पार्टी कर सकती है? शिफ्ट करो पावर फ्रॉम स्पीकर टू इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल। रिमूव करो मर्जर की एक्सेप्शन। ये किसने बोला था? लॉ कमीशन 1999 रिपोर्ट ने बोला था। और स्ट्रॉन्ग बनाओ एंटी डिफेक्शन लॉ को टू प्रमोट डेमोक्रेसी। टू से रिलेट करेंगे, पब्लिक हेल्थ से रिलेट करेंगे। गवर्नमेंट ने स्टॉप कर दी है सेल ऑफ कफ सिरप्स और ऐसे ही सिमिलर लिक्विड मेडिसिन विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अभी हमने देखा हमें हल्की सी कफ होती है, हम फार्मेसीज पे जाकर कफ सिरप्स ले आते हैं। उससे क्या है? कफ सिरप्स में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जैसे डेथ हमने देखी है। हमने कितने सारे कफ सिरप बाहर भी बेचे थे। आई थिंक लास्ट ईयर की न्यूज़ है जब गाम्बिया में डेथ रिकॉर्ड हुई थी। सो इसीलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है। ये एक्शन किसके अंडर लिया है? ड्रग्स 5th अमेंडमेंट रूल्स 2026। किया क्या है इसमें? हमने शेड्यूल के में से सिरप्स को निकाल दिया। शेड्यूल के क्या बोलता है कि कुछ एक्सेप्शंस प्रोवाइड करता है जो कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हम ले सकते हैं। उसमें से हमने कफ सिरप्स को निकाल दिया है। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये शेड्यूल H जैसे फंक्शन करेंगे। मेडिसिन है जिसमें प्रिस्क्रिप्शन चाहिए ही चाहिए, रिक्वायर्ड है। अब हम कहाँ से बाय कर सकते हैं? हम सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस्ड फार्मेसिस्ट से ही बाय कर सकते हैं कफ सिरप्स को, ऐसे नहीं कर सकते हैं, और विद प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जैसे विलेजेस में, स्मॉल रिमोट एरियाज में अब ये इजिली अवेलेबल नहीं होगी। नेक्स्ट आर्टिकल इज फ्रॉम GS2, पब्लिक हेल्थ से रिलेट करेंगे। केरला निपा आउटब्रेक। वी हैव सीन निपा वायरस क्या है, कहाँ से आता है, क्या हो रहा है, इसके सिम्टम्स क्या है पिछली वीडियोस में।
इसमें क्या है, इसमें एक एडिटोरियल आया जिसमें बोला कि केरला के पास इतनी अच्छी हेल्थ गवर्नेंस है जिससे हमें कुछ लेसन सीख लेने चाहिए। हिस्ट्री क्या है निपाह की इन इंडिया? ज़्यादातर केरला में पाया जाता है और बहुत सारे ईयर्स में पाया गया। अभी रिसेंटली ये फिनोमिना ज़्यादा बढ़ गया। अर्लियर वेस्ट बंगाल में पाया जाता था 2001 में, अभी भी पाया गया है लेकिन 2001-2007 में। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने निपाह को बोल दिया है प्रायोरिटी डिसीज। क्यों बोला है? क्योंकि इसकी जो डेथ रेट है दैट इज 91%। ट्रांसमिशन क्या है? ये ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड हो जाता है और रिस्क ऑफ आउटब्रेक है, पेंडेमिक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको प्रायोरिटी डिसीज बोला है। अब सिर्फ हम ज़्यादातर न्यूज़ यही क्यों सुनते हैं कि केरला में हुआ है? क्योंकि एक तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं। वार्म क्लाइमेट में आपको पता है कि बैक्टीरियाज वायरसेस ज़्यादा कल्चर करते हैं एज कम्पेयर टू कोल्ड। फ्रूट बैट्स, अब डिफॉरेस्टेशन हो रही है, बैट्स अब बाहर आ रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि ह्यूमन और बैट्स की जो कन्फ्लिक्ट है, हम कह सकते हैं कि उनकी इंटरेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं इसकी वजह से। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ह्यूमन एनिमल इंटरेक्शन बढ़ रही है। फ्रूट्स वाटर कंटेमिनेटेड बाय बैट स्क्रीशंस एंड इसकी वजह से ही हमारा जूनोटिक डिसीजेस बढ़ रही है। हमें अब ज़रूरत क्या है? हमें वन हेल्थ अप्रोच की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि देखो आप एनिमल से ह्यूमन में जा रहा है, एनिमल्स कहाँ से आ रहे हैं? इन्वायरमेंट से आ रहे हैं। तो ये सारी एकदम से हमें सारी जो प्रॉब्लम्स है हमें इंटीग्रेटेड होकर देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम कुछ लेसन्स देखते हैं कि हम फ्यूचर पैंडेमिक्स को कैसे डील कर सकते हैं केरला से सीख के, और इसको आप यूज़ कर सकते हो केस स्टडीज़ में। जब वो पूछेंगे कि कैसे आप डील करोगे, तो आप कैसे करोगे? अर्ली डिसीज सर्विलेंस करवाओगे, रैपिड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करोगे। अगर आपको हुआ है तो आपके साथ वाला कौन था जिसके साथ आप कॉन्टैक्ट में थे कुछ आवर्स के पहले, उसको भी आप डिटेक्ट करोगे। मॉनिटरिंग अनयूजुअल डिसीज केसेस, जैसे एग्जाम्पल इन्होंने दिया है एनुअल प्रिपरेटिव वर्क बिफोर निपाह सीजन्स। जब भी निपाह आता है ना उससे पहले ही केरला गवर्नमेंट ना कुछ रिसर्चेस वगैरह करनी शुरू कर देते हैं बेटर मैनेजमेंट के लिए, तो वो बहुत ज़रूरी है कि हमें पहले से ही पता हो। देन फास्ट टेस्टिंग होनी चाहिए, विद इन 1 आवर आपके सैंपल्स हो जाने चाहिए, 1 डे में टेस्टिंग होनी चाहिए, ठीक है, डिटेक्ट हो जाना चाहिए वायरस। स्टैंडर्ड कंटेनमेंट प्रोटोकॉल्स, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रैक्टिसेस, ये कीवर्ड है जो हॉस्पिटल्स यूज़ करते हैं, वो फॉलो होने चाहिए प्रॉपरली। प्रिपेयर्ड हेल्थ केयर सिस्टम होना चाहिए। केरला का से हमें एग्जांपल लेनी चाहिए। केरला रैंक्स फर्स्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट, वहाँ पे हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेज अवेलेबल हैं। कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है स्टेट का, नेशनल के साथ एंड ग्लोबल के साथ। आर्टिकल GS2 से रिलेट करेंगे, IR से रिलेट करेंगे। G7 मीटिंग को PM ने अटेंड किया है। अब ये अटेंड किया है, ये एक न्यूज़ है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने बोला क्या है? वी नीड टू सी, PM told G7 leaders the world suffers from shortage of trust, not of resources. What a wonderful line. दैट कि हमें अब एक जियो पॉलिटिक्स में ये लाइन परफेक्ट बैठती है कि वी डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर। अभी हमने जैसे रिसेंट अटैक्स देखे, USA ने हमारी वेसल्स के ऊपर अटैक कर दिए, तो द वर्ल्ड सफर्स फ्रॉम द शॉर्टेज ऑफ ट्रस्ट, नॉट ऑफ रिसोर्सेज। एंड सेकेंडली PM हैज़ रिजेक्टेड डोनर रेसिपिटेंट मॉडल। क्या होता है कि ये डोनर कंट्री है और ये रेसिपिटेंट है, तो इससे क्या होता है कि ऑब्लिगेशंस बन जाती हैं कि यार हम तो ले रहे हैं फंड्स, हमें थोड़ा उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, हमें थोड़ा डर लगा रहता है हमारे डिसीजन से, हमारे सॉवरेनिटी से कि हमारे फंड्स ना रुक जाएं। तो इसको उन्होंने बोला है कि इक्वल पार्टनरशिप में चेंज करो बेस्ड ऑन डिग्निटी, सॉलिडारिटी एंड शेयर्ड ग्रोथ। हम GS2 से लेंगे, IR से फिर से रिलेट करेंगे। मूविंग फ्रॉम वॉर टू डील इन अ डीपली डिवाइडेड रीजन, एडिटोरियल है। डीपली डिवाइडेड रीजन इसमें क्या है? बहुत सारे अभी वर्ल्ड में हम देखें तो छोटे छोटे डिविजन्स हैं जहाँ पे कन्फ्लिक्ट चल रही है। यहाँ पे वेस्ट एशिया में ही कितने सारे हैं, जैसे गाजा वॉर चल रही है, इजराइल लेबनान चल रहा है, इजराइल ईरान चल रहा है, प्रॉक्सी वॉरफेयर चल रही है। तो अब इसमें आइडिया क्या है? वी नीड सस्टेनेबल पीस। वी डोंट नीड कि आप मिलिट्री या आप मिलिट्री फोर्स के साथ उसको चुप करा दो। वी नीड नेगोशिएशंस। नेगोशिएशन से अब आपकी ये जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो दूर हो जाने चाहिए। एडिटोरियल ने बोला क्या है? लास्टिंग पीस नीड्स पॉलिटिकल सेटलमेंट्स, मिलिट्री फोर्स अलोन कैनॉट सॉल्व कन्फ्लिक्ट्स। जैसे कि हमने देखा रशिया और यूक्रेन वॉर में, हमने ईरान और इजराइल वॉर में देखा कि मिलिट्री से कुछ नहीं होता। अभी ईरान और USA अगर डील करने लगे हैं, वो क्यों करने लगे हैं? क्योंकि उनकी पॉलिटिकली सेटलमेंट हो रही है। US ईरान सीज फायर एफर्ट्स, अब इसी का है कि लॉन्ग लास्टिंग के लिए आपको पॉलिटिकली एंगेज होना पड़ेगा। अभी हम इसके एफर्ट्स देख रहे हैं, इसमें कुछ कवर है। ओपन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस होएगा, हम उनके ईरान के ऊपर जितने भी सेंक्शंस लगे हैं वो थोड़ी ईज हो जाएंगे, मतलब कि उनको थोड़ा सा हम रिलैक्स कर देंगे। देन ईरान लिमिट कर देगा अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को, और पार्शियल रिवाइवल हम देखेंगे, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। अब ये आप देखो कि ये क्या है। पास कुछ कंटेंशंस आ जाते हैं। सबसे पहला कंटेंशन है कि ईरान अभी भी पावरफुल है अपनी मिसाइल स्ट्रेंथ को लेके, अपने ग्रुप्स को लेके। डीप मिसट्रस्ट है, इसराइल को लगता है कि ईरान की जो इन्फ्लुएंस है वो अभी भी बढ़ी जा रही है। गल्फ सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी वीकनेस हमने देखी। US एंड इसराइल
ने थ्रू अब्राहम अकॉर्ड्स हमने गल्फ रीजन में थोड़े से नॉर्मलाइज कर दिए टाइज, लेकिन अभी भी आपने देखा कि कैसे प्रॉब्लम्स आई वेस्ट एशिया में, तो वो फुल प्रूफ नहीं है कि अगर हम कुछ नॉर्मलाइजेशन कर भी देते हैं तो हम पे अटैक नहीं होगा। डिविजन्स अमंग गल्फ स्टेट्स जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई जो है, दे आर हैविंग डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। सो इससे क्या हो रहा है, कलेक्टिव एक्शन इज वीकनिंग। देन हमारे पास पॉसिबल कंक्लूजन्स क्या है, यूरोप ने एक्सपैंड किया नाटो विदाउट इंक्लूडिंग रशिया, तो कितनी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हुई। तो ईरान के बगैर अगर हम रीजनल सिक्योरिटी की बात सोच रहे हैं तो ऐसी ही प्रॉब्लम आएगी, तो हमें ईरान को तो इंक्लूड करना ही होगा। मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं हम यूएसए के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अब चाइना और रशिया ने भी अच्छा खासा रोल प्ले किया है। पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, अभी हमने देखा वो मीडिएटर प्लान तक पहुंच गया, तो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। इससे क्या है, इंडिया के रीजनल इंटरेस्ट में प्रॉब्लम आ सकती है। वे अहेड क्या है इंडिया के लिए, इंडिया शुड अपहेल्ड इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी, और उनको बैलेंस करना चाहिए अपने टाइज विद इजराइल, ईरान, गल्फ स्टेट्स एंड यूएसए। आर्टिकल हम GS2 से रिलेट करेंगे, IR से रिलेट करेंगे, केस ऑफ सेपरेशन ऑफ कार्स, जिसमें हमने देखा था रिसेंटली देयर वाज अ न्यूज दैट यूएस प्रेसिडेंट हैज इम्पोज्ड सर्टेन फीस ऑन H1B वीजाज। अब पहले H1B वीजाज क्या है, कुछ प्रोफेशनल वीजाज हैं जो यूएसए एलोकेट करता है टू डिफरेंट कंट्रीज। 70% वीजा एप्लीकेंट्स इंडिया से ही होते हैं। इसमें कौन कौन कवर है, प्रोफेशनल्स कवर हैं, इसमें डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, रिसर्चर्स हो सकते हैं। अब यूएसए ने बोला था दैट अगर इनको वीजा इशू करना है तो एडिशनल चार्ज पे करना पड़ेगा। ये किसने बोला था, ये यूएस प्रेसिडेंट ने बोला था। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है कि ऐसे टैक्सेस सिर्फ और सिर्फ यूएस कांग्रेस लगा सकती है, प्रेसिडेंट नहीं लगा सकता। प्रेसिडेंट सिर्फ पेनल्टी लगा सकता है लेकिन टैक्स इंपोज नहीं कर सकता। टैक्सिंग की पावर यूएस कांग्रेस के पास है। सो मे बी ये टैक्स खत्म हो जाएगा और इससे बेनिफिट क्या होगा, हमारे इंडियंस को होगा, क्योंकि नियरली 70 वीजा होल्डर्स आर फ्रॉम इंडिया ओनली। नेक्स्ट आर्टिकल हम GS1 से रिलेट करेंगे, GS2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, वाटर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वाटर गवर्नेंस से करेंगे। अर्बन वाटर क्राइसिस इन इंडिया, मेन कॉजेस क्या है वाटर क्राइसिस इन इंडिया के, रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है, ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर हो रहा है, ड्राइंग ऑफ लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, वेटलैंड्स, एनक्रोचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज, 90% ऑफ लेक्स इन बेंगलोर आर वैनिश्ड, पुअर सिटी प्लानिंग है। प्रॉब्लम करंट अप्रोच से क्या है, हम सीजन टू सीजन वर्क करते हैं, अभी गर्मी आ गई है तो अब हम वर्क कर रहे हैं वाटर गवर्नेंस के ऊपर। लेकिन क्या इसके पहले क्या हमें पहले से रिसर्च करके रखनी चाहिए थी कि ऐसा तो प्रॉब्लम आएगी, तो क्या करना चाहिए। तो जो गवर्नमेंट है वो वाटर शॉर्टेज को सीजनल इमरजेंसी की तरह ट्रीट करते हैं, ना कि इसको एक होलसम अप्रोच के थ्रू करनी चाहिए। फोकस रिमेन्स ऑन शॉर्ट टर्म फिक्सेस, टैंकर को सप्लाई कर दो अगर अभी पानी नहीं आ रहा तो। लॉन्ग टर्म वाटर गवर्नेंस की जरूरत है। इस आर्टिकल में कुछ ना सॉल्यूशंस बताए थे एंड दीज सॉल्यूशंस आर वेरी कॉमन, आप इसको कहीं पे भी यूज कर लो। और देखते हैं हम, सबसे पहले इमरजेंसी वाटर प्लानिंग होनी चाहिए, क्लियर इमरजेंसी वाटर प्लान होना चाहिए। इसको आप यूज कर सकते हो केस स्टडी में भी, अगर कुछ ऐसा वाटर के रिलेटेड, वाटर गवर्नेंस के रिलेटेड आ जाता है। कितनी अच्छी बात बोली है कि क्लियर इमरजेंसी प्लान होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ऐसी कोई इमरजेंसी आ रही है तो क्या करना है। वाटर राशनिंग सिस्टम होना चाहिए, कितना वाटर किसको एलोकेट करेंगे हम। प्रायोरिटी मिलनी चाहिए वल्नरेबल ग्रुप्स को, ऐसे एरियाज को जैसे स्लम्स होते हैं जहाँ पे पानी ही नहीं आता, तो उनको भी प्रायोरिटी में रखना चाहिए। पब्लिक कम्युनिकेशन होनी चाहिए टू अवॉइड पैनिक। रिड्यूस वाटर लीकेजेस, वाटर तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन पाइपलाइन लीकेजेस हो रही है, पुअर मेंटेनेंस है, उसको कर्ब करो। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटर वाटर यूज, डिमांड मैनेजमेंट, वाटर ऑडिट्स कराओ, बिल्डिंग में कितना वाटर यूज हो रहा है ये पता करो, फिक्स करो लीक्स को, सिटीजन की पार्टिसिपेशन बढ़ाओ, अननेसेसरी कंजम्पशंस जो भी हो रही है उनको कम करो। अब इसके साथ साथ में एक और रिलेटेड है, मेंटेन द वाटर क्वालिटी, वेस्ट वाटर यूसेज करो, वन वाटर अप्रोच होनी चाहिए, ग्राउंड वाटर गवर्नेंस करो, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस होने चाहिए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए, बेटर प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस और डिमांड मैनेजमेंट। ये कुछ हैं जो कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। इस आर्टिकल GS3 से रिलेट करेंगे, इकोनॉमी से रिलेट कर सकते हैं, एनवायरमेंट से रिलेट कर सकते हैं। ये भी अच्छा थॉट है कि इफ वी वांट टू कर्ब डिफॉरेस्टेशन देन वी नीड टू वर्क अपॉन पॉवर्टी रिडक्शन। क्यों, क्योंकि जो पुअर पीपल होते हैं उनकी जो डेली नीड्स होती हैं वो फॉरेस्ट से मीट होती हैं, इसकी वजह से वो फॉरेस्ट काटते हैं। अगर हम पॉवर्टी को रिड्यूस कर देंगे तो डिपेंडेंस ऑन फॉरेस्ट कम हो जाएगी, जिससे फॉरेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो जाएगी। कुछ आर्टिकल्स हम मिसलेनियस सेक्शन में रखेंगे, फिल्म से रिलेट कर सकते हैं, डिफेंस से है। सबसे पहला आर्टिकल एक्सरसाइज पिच ब्लैक, कुछ चीज़ें इसमें याद रखनी है, कौन करवाता है, ऑस्ट्रेलिया करवाता है। कौन सी एक्सरसाइज है, एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है। कौन सी कंट्रीज के साथ होती है, मल्टीपल कंट्रीज के साथ होती है। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, यस किया था, इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया था और इसका विजन क्या था, इंडो पैसिफिक रीजन को सर्विलेंस करना। नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, न्यूज़ क्या है, कनाडा वांट्स ऑब्जर्वर स्टेटस। अब हमने देखना है इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड, इस्टेब्लिश कब की गई थी, 1997। इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया ने इसका आइडिया बाउंडर किया था। कहाँ पे लॉन्च हुई थी, मॉरिशियस में। अभी कितने मेंबर्स हैं, 23।
पाकिस्तान मेंबर है इसका? नहीं। कुछ प्रायोरिटी एरियाज हैं जो 2011 जब इंडिया में मीटिंग हुई थी तब डिसाइड किए गए थे, जैसे मैरीटाइम सेफ्टी, ट्रेड, फिशरीज, डिसास्टर मैनेजमेंट, टूरिज्म, एकेडमिक्स एंड साइंस एंड टेक। और दो क्रॉस कटिंग इश्यूज को हमने इंक्लूड किया, ब्लू इकोनॉमी एंड विमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, जब ऑस्ट्रेलिया में मीटिंग हुई थी। अब आप इस मैप को ऑब्जर्व करो, इसमें कुछ कंट्रीज हैं जिनको हम याद रख सकते हैं, जैसे कि ईरान, बांग्लादेश। क्यों बांग्लादेश? क्योंकि हमें लगेगा कि पाकिस्तान नहीं है तो मे भी बांग्लादेश नहीं होगा, पर लेकिन बांग्लादेश है। लेकिन म्यांमार नहीं है। इसी से एक PYQ पूछा गया था 2015 में। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या बोल रही है, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड वेरी रिसेंटली इन रिस्पॉन्स टू इंसिडेंट्स ऑफ पायरेसी एंड एक्सीडेंट्स। तो ये वाला तो पहले तो बात है, वेरी रिसेंटली हमने देखा इसको 1997 में एस्टैब्लिश हुई थी, तो इससे ये कट जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, इट इज एन अलायंस मेंट फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी ओनली। मैरीटाइम सिक्योरिटी, अभी हमने कितने प्रायोरिटी एरियाज देखे, 11 प्रायोरिटी एरियाज देखे, उसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी वाज वन ऑफ देम। सो ये भी गलत हो जाएगा और आंसर आ जाएगा नीदर वन नॉर टू। आर्टिकल इज ऑन वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। अब मुझे आप बताओ कि लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ गोल्ड कौन सी कंट्री के पास है? ये काउंसिल एस्टैब्लिश कब की गई? 1987 में, लंदन यूके में। तो हमें क्या याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर्स थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि लंदन में है। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1987, मतलब कि इकोनॉमिक क्राइसिस से पहले, 1991 हमारे BOP क्राइसिस से पहले हुआ था, 1987 में। इसमें कितनी कंट्रीज हैं? 33 मेंबर्स हैं और बहुत सारी गोल्ड माइनिंग कंपनीज हैं। इंडिया की कोई भी कंपनी इसकी मेंबर नहीं है, ठीक है। और ये एक नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है। और एक और चीज़ जो हमें याद रखनी है, गोल्ड ETF जो हम सुनते हैं, जो इंडिया में भी अभी लॉन्च हुए थे, वो सबसे पहले किसने निकाले थे? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने। बस आज के लिए इतना ही है। सो कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।